एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह है। ये रीट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। वैसे तो राजस्थान के हर एग्जाम्स में ही इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे रीट हो या फिर एसआई या फिर हाई कोर्ट, एलडीसी या सेट, कोई भी एग्जाम हो उनमें इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं। लेकिन हम आज पढ़ेंगे स्पेशल रीड के लिए। आज इसी सेशन में ये टॉपिक है, ये कंप्लीट करेंगे और इससे हमारे एक या दो क्वेश्चन जो भी बनेंगे उनको पक्का कर लेते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी, और खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कब घोषित किया गया? घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 में। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983 में। और ये सर्वाधिक खेजड़ी है वो राजस्थान के किस भाग में होती है? सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में। और अगर जिला पूछ ले तो वो जिला है नागौर। नागौर में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके उपनाम देख लेते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसके उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और राजस्थान का गौरव, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव। और राजस्थान का कल्पतरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पतरु, कल्पतरु। और इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष। तो ये इसके उपनाम है जिसे खेजड़ी को इन नामों से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। खेजड़ी है वो किसी एक देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, राष्ट्रीय वृक्ष। तो ये किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। और वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? खेजड़ी को बोला जाता है वहाँ पे गाफ। क्या बोला जाता है? गाफ। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का यह राष्ट्रीय वृक्ष भी है, वहाँ पे ये इसे गाफ बोला जाता है। और साथ में राजस्थान के साथ साथ एक और राज्य का ये राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। तो ये कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी कौन सा है? खेजड़ी है। लेकिन वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसे खेजड़ी बोलते हैं और तेलंगाना में इसे जम्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्मी। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। तो वो देख लेते हैं। जैसे इसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं जांटी। क्या बोलते हैं? जांटी। और इसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? सिमलो। राजस्थानी भाषा में बोलते हैं सिमलो। और इसे ग्रंथों में क्या बोला जाता है? इसे ग्रंथों में बोला जाता है समी। ग्रंथों में इसे क्या देखा गया है? इसे बोला गया है समी। और सिंधी भाषा में इसे बोला जाता है छोकड़ो। सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है? छोकड़ो, छोकड़ो। और इसे कन्नड़ भाषा में क्या बोला जाता है? कन्नड़ में इसे बोला जाता है बन्नी। कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी बोला जाता है। तो इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिल में इसे बोला जाता है पे में, तमिल में बोला जाता है पे में। तो इसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? जांटी। और राजस्थानी भाषा में इसे बोलते हैं सिमलो। ग्रंथों में इसे समी बोला गया है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो बोलते हैं। और कन्नड़ में इसे बन्नी बोलते हैं। और तमिल भाषा में इसे पे में बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि इस वृक्ष के पत्तों को क्या बोलते हैं। इसकी पत्तियों को बोलते हैं, पत्तियों को नाम से जाना जाता है लूम। ये है वो चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में भेड़ बकरियों को चारे के रूप में ये डाला जाता है। वहीं इसकी फल यानी फली को क्या बोला जाता है? फली को बोला जाता है सांगरी। क्या बोला जाता है? सांगरी। और सांगरी का यूज है, एक पंचकुटा नाम की एक सब्जी बनती है, सूखे फलों से बनती है पंचकुटा, उसमें इसका यूज किया जाता है। जिसमें इसमें 5 प्रकार के सूखे फल
फलों का यूज किया जाता है, जैसे सांगरी हो गई, काचरी हो गई, काचरी, और दूसरा केर और कुम्मट के बीज, ऐसे करके 5 चीज़ों से पंचकूटा बनते हैं और राजस्थान के लोगों में सर्वाधिक प्रिय है। तो इसका सांगरी का यूज पंचकूटा में भी किया जाता है। और सांगरी को यानी इस फल को सूखने के बाद क्या बोलते हैं? इसको सूखने के बाद बोलते हैं खोखा। क्या बोलते हैं? खोखा। अब इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरियो। प्रोसोपिस सिनेरिया। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। और अब देख लेते हैं कि इसकी पूजा है वो कब की जाती है। तो इसकी पूजा है वो विजयदशमी को की जाती है। पूजा ये की जाती है विजयदशमी यानी दशहरे को, विजयदशमी को। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे थान बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं ये थान? ये बने होते हैं, गोगा जी का थान है वो भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बना होता है। गोगा जी, और साथ में और किसका होता है? गोगा जी का भी बनता है और झुंझार बाबा का भी बनता है। झुंझार बाबा का, इनके थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और खेजड़ी का जो उपयोग है वो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में भी किया जाता है। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में, रोकने में इसका भी उपयोग किया जाता है। रोकने में उपयोग। अब देख लेते हैं कि खेजड़ी दिवस है वो कब बनाया जाता है। खेजड़ी दिवस ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। खेजड़ी दिवस ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। और ये कब से शुरू किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1978 से। 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को बनाया जाता है खेजड़ी दिवस। और एक इसका माट्टो क्या है? ये कभी पूछ भी ले एग्जाम में कि माट्टो क्या है। माट्टो है वो बीकानेर के शासकों का प्रतीक चिन्ह है। बीकानेर के शासकों का प्रतीक चिन्ह। इस प्रतीक चिन्ह में क्या था? खेजड़ी का वृक्ष था। खेजड़ी का वृक्ष जिसे क्या बोलते थे? इसे बीकानेर के शासक क्या बोलते थे? खेजड़ी वृक्ष को माट्टो। तो माट्टो नाम से इनका प्रतीक चिन्ह था। तो माट्टो किसे कहते हैं? बीकानेर के शासकों का प्रतीक चिन्ह जो खेजड़ी का वृक्ष था। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं खेजड़ी के बारे में, तो नोट लगा के लिख लेते हैं। नोट, 1988 में खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया? 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट खेजड़ी के वृक्ष पे जारी किया गया था। और साथ में 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। ये खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए राजस्थान में कब शुरू किया गया? 1991 में। कब किया गया? 1991 में। साथ ही 1730 में, कब? 1730 में मारवाड़ में। कहाँ? मारवाड़ में। वहाँ के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह के काल में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। किसको बचाने के लिए? राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। किसके नेतृत्व में? बिश्नोई थे, अमृता देवी बिश्नोई। कौन थे? अमृता देवी, जिसमें इनका पूरा परिवार, इनकी बेटियां और इनके पति, इन सब लोगों ने 363 लोग थे, सभी शामिल थे। उन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए उनसे लिपट कर अपनी जान को गंवाया था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। राजस्थान का चिपको आंदोलन।
चिपको आंदोलन। आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1730 में हुआ था और उस टाइम मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह थे। और वैसे चिपको आंदोलन है वो कहाँ का है? ये है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। और वहाँ पे किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अब आगे कुछ देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि एक राजस्थान में वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है मांगलियावास गांव में। मांगलियावास गांव में। और ये है कहाँ पे? ये मांगलियावास गांव है अजमेर में। अजमेर में। वहाँ पे 2 खेजड़ी के वृक्ष हैं, कई हजार साल पुराने 2 खेजड़ी के वृक्ष। तो वहाँ पे वृक्ष मेला लगता है। और वो कब लगता है? हरियाली अमावस्या को लगता है। तो ये पूछ ले कि राजस्थान में वृक्ष मेला है वो कहाँ लगता है? ये लगता है मांगलियावास अजमेर में। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष तो हमने पढ़ लिया है। राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राजस्थान का राज्य पुष्प पढ़ते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है? ये है रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा। और इसको राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित कब किया गया था? इसे घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को। और इसी दिन राज्य वृक्ष को घोषित किया गया था। रोहिड़ा के भी उपनाम देख लेते हैं। इसको और किस किस नाम से राजस्थान में है जाना जाता है? तो इसके उपनाम है मरुस्थल का सागवान। मरुस्थल का सागवान। 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 और इसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। इसे मारवाड़ टीक भी कहते हैं। मारवाड़ टीक। और इसे राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। राजस्थान की मरुशोभा। मरुशोभा। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसके उपनाम है मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरुशोभा। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे बोलते हैं टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा। एंडुलेटा। और यह सर्वाधिक पाया कहाँ पे जाता है? सर्वाधिक यह भी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में। रोहिड़ा में फूल कब खिलते हैं? इसके फूल खिलते हैं चैत्र माह में। कब? चैत्र माह में। चैत्र माह में। और चैत्र माह वैसे होता कब है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। इसमें एक बार पटवारी 2011 में इसका रंग पूछा था कि इसके फूल का वो रंग कैसा होता है। तो इसके फूल का रंग होता है हरमिच। उसे क्या बोलते हैं? हिरमिच। और हिरमिच रंग कैसा होता है? इसमें होता है पीला, केसरिया, पीला, केसरिया, लाल, केसरिया, लाल और नारंगी रंग। नारंगी रंग इनका मिक्स होता है। नारंगी रंग इनका मिक्स होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? हरमिच रंग बोलते हैं। तो इसके फूल है वो चैत्र माह में खिलते हैं और उनका रंग होता है हिरमिच। इसको रोहिड़ा को एक चूहा है वो इसको नुकसान पहुंचाता है। चूहा। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है जरविल। जरविल रेगिस्तानी चूहा। जरविल रेगिस्तानी चूहा। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया टिकोमेला एंडुलेटा। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसके फूल है वो चैत्र माह में खिलते हैं यानी मार्च अप्रैल में। और इनके फूलों का रंग है वो हिरमिच होता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु। राजस्थान में राज्य पशु है वो भी 2 श्रेणियों में घोषित किए गए हैं। एक तो वन्य जीव श्रेणी, वन्य जीव श्रेणी, और दूसरा पशुधन श्रेणी भी। पशुधन श्रेणी। तो पहले पढ़ लेते हैं वन्य जीव श्रेणी। वन्य जीव श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? इसे किया गया चिंकारा को। चिंकारा को। और इसे घोषित कब किया गया? इसे घोषित किया गया 12 दिसंबर 1983 को। 12 दिसंबर 1983 को। और इसके चिंकारा के भी उपनाम है
तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसके उपनाम है, इसका उपनाम है छोटा हिरन, छोटा हिरन और छोटा हिरन। और ये एंटीलोप प्रजाति का होता है, एंटीलोप प्रजाति, एंटीलोप प्रजाति। तो इसका उपनाम हो गया छोटा हिरन और एंटीलोप प्रजाति, प्रजाति। अब देख लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसे बोलते हैं गजेला, गजेला। क्या बोलते हैं? गजेला, गजेला। और ये सामान्यतः कहाँ देखा जाता है, यानी सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जोधपुर में, सामान्यतया ये जोधपुर में पाया जाता है, जोधपुर में। तो राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला है और सामान्यतः ये जोधपुर में अधिक पाया जाता है। हमारे राजस्थान में सभी 33 जिलों के शुभंकर है वो घोषित किए हुए हैं, शुभंकर। तो चिंकारा है वो कहाँ का शुभंकर है? चिंकारा है ये गंगानगर जिले का शुभंकर है, गंगानगर जिले का शुभंकर है। तो चिंकारा गंगानगर जिले का शुभंकर है। और चिंकारे को के लिए एक प्रसिद्ध अभयारण्य है, वो कौन सा है? नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य। और ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में, जयपुर में। तो नाहरगढ़ अभयारण्य है वो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। तो चिंकारा है वो शुभंकर तो गंगानगर का है और चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य। अब पढ़ते हैं कि पशुधन श्रेणी में राजस्थान का पशु, राज्य पशु। दूसरा है पशुधन श्रेणी, पशुधन श्रेणी में। और पशुधन श्रेणी में कौन सा है? ऊंट, कौन सा है? ऊंट। उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, जहाज। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमिलस, कैमिलस डूमेटेरियस, कैमिलस डूमेटेरियस, डूमेटेरियस, कैमिलस डूमेटेरियस। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा है, दर्जा देने की घोषणा वो कब की गई थी? ये की गई थी 30 जून 2014 को, 30। और इसकी अधिसूचना है, अधिसूचना वो कब जारी की गई? अधिसूचना इसकी जारी की गई 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को। और भारत में सर्वाधिक ऊंट है वो राजस्थान में मिलते हैं, सर्वाधिक ऊंट वो कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। तो ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है वो घोषित, यानी दर्जा देने की घोषणा है वो 30 जून 2014 को की गई और इसकी अधिसूचना है वो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। कुछ और फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। जैसे ऊंट की है वो कुब्बड़ होती है, ऊंट की कुब्बड़ होती है, उस कुब्बड़ में वसा पाई जाती है, कुब्बड़ में वसा पाई जाती है। और उसकी वजह से ऊंट है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए, यानी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो वो किस चीज़ से रह सकता है? अपनी कुब्बड़ में वसा होती है उसी वजह से रह सकता है। और ऊंट के बच्चे को क्या बोलते हैं? ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चे को बोलते हैं टोल्डिया, टोल्डिया या टोल्डी, या टोल्डी बोलते हैं। और बूढ़े ऊंट को क्या बोलते हैं? बूढ़ा ऊंट, उसे बोलते हैं पाकट। क्या बोलते हैं? पाकट। और ऊंट के देवता को क्या बोलते हैं? ऊंट का देवता कौन से? पाबूजी, कौन से? पाबूजी। और ऊंट की देवी, ऊंट की देवी, ऊंट की देवी होती है अंता देवी, अंता देवी। और ये कहाँ पे है? अंता देवी है बीकानेर में, अंता देवी बीकानेर में, बीकानेर में। और ऊंट के गले में आभूषण होता है, गले का आभूषण, गले का आभूषण, उसे क्या बोलते हैं?
आभूषण उसे बोलते हैं गोरबंद, उसे बोलते हैं गोरबंद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊंट के गले के आभूषण को क्या बोलते हैं, गोरबंद बोलते हैं। आगे कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे ऊंटों का मेला, ऊंटों का मेला ये कहाँ बढ़ता है, ऊंटों का मेला बढ़ता है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। वैसे गोगामेडी हनुमानगढ़ में भी इसका मेला बढ़ता है, लेकिन पुष्कर अजमेर में है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, पुष्कर अजमेर में। और कैमल मेन, कैमल मेन किसे बोलते हैं, कैमल मेन बोलते हैं अशोक टांक को, अशोक टांक को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं पुष्कर के, पुष्कर के। और ऊंट की खाल पर एक सोने चांदी की, सोने चांदी या अन्य धातुओं से एक चित्रकारी की जाती है, सोने चांदी या धातुओं से, यानी चित्रकारी कह दे या नक्काशी कह दे, उसे बोलते हैं उस्ता कला, उसे क्या बोलते हैं, उस्ता कला, उस्ता कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है बीकानेर की, बीकानेर की, बीकानेर की। और जिंदा ऊंट के बालों पर की जाती है चित्रकारी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जटकटाई, उसे क्या बोलते हैं, जटकटाई। और ऊंट की खाल पे, खाल पे सोने चांदी से जो नक्काशी की जाती है उसे बोलते हैं उस्ता कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जिससे ऊंट की कुर्बानी के लिए एक राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ऊंट की कुर्बानी के लिए, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है एक मुबारक महल, मुबारक महल। और ये कहाँ पे है, ये है टोंक में, टोंक में, जहाँ ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। अभी फिलहाल में तो इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है, मुबारक महल, जिसे जो कहाँ पे, टोंक में है। अब पढ़ते हैं अगला, राजस्थान का राज्य पक्षी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस टॉपिक की शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स हैं वो इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको इन स्टडी नोट्स के अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी में मिलता है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का, ये है गोडावण, गोडावण। और इसे राज्य पक्षी घोषित कब किया गया, घोषित किया गया 21 मई 1982 को, 21 मई 1982 को। इसके उपनाम देखते हैं, उपनाम तो इसे माल मोरडी भी कहा जाता है, माल मोरडी। और इसे सोन चिड़िया भी बोला जाता है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया। इसे गुदनमेर भी बोला जाता है, गुदनमेर, गुदनमेर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड। और इसे हुकना पक्षी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हुकना। ये काफ़ी चर्चा में रहता है हुकना। और इसे बड़ा तिलोर भी बोला जाता है, बड़ा तिलोर, तिलोर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। और इसे घोषित कब किया गया, 21 मई 1982 को, कब, 21 मई 1982 को। और इसके उपनाम माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना और बड़ा तिलोर। अब आगे इसके और फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका मुख्य भोजन क्या है जो इसे प्रिय है, तो इसका प्रिय भोजन है तारामीरा, क्या, तारामीरा या फिर मूंगफली, तारामीरा या मूंगफली, मूंगफली। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में 3 जगह पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। पहला मरु उद्यान, और मरु उद्यान कहाँ पे है, मरु उद्यान है जैसलमेर में, जैसलमेर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। दूसरा सोरसेन, सोरसेन कहाँ पे है, बारां में, सोरसेन बारां में। और तीसरा
सौंखलिया अजमेर में, सौंखलिया अजमेर में, सौंखलिया अजमेर में। राजस्थान में मुख्यतः 3 जगह पर गोडाउन देखने को मिलता है, मरु उद्यान जैसलमेर में, सोरसेन बारा में और सौंखलिया अजमेर में। अब इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप, कोरियोटिस, कोरियोटिस नाइग्रोसेप, कोरियोटिस नाइग्रोसेप। और ये अपना घोंसला है वो अंडे देने के लिए कहाँ पे बनाता है? जमीन पे बनाता है। घोंसला है वो जमीन पे बनाता है, जमीन में। और इसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, प्रजनन के लिए, प्रजनन हेतु प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कौन है? ये है जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय वो इसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, जंतुआलय। और इसका प्रजनन काल कौन सा होता है? ये सर्वाधिक है अक्टूबर नवंबर में। प्रजनन काल, प्रजनन काल है वो है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। तो इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप। ये घोंसला जमीन पे बनाता है और प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है, जोधपुर जंतुआलय। अब इसके लिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 2011 में IUCN की रेड डाटा बुक, IUCN की रेड डाटा बुक में इसे संकटग्रस्त प्रजाति माना गया था। क्या माना गया था? संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। और इसके संरक्षण के लिए 5 जून 2013 में, 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में, मरु उद्यान, मरु उद्यान में एक प्रोजेक्ट चलाया गया। प्रोजेक्ट इसके संरक्षण के लिए चलाया गया, जिसका क्या नाम था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड। ये प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। और इस प्रकार का प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ करने वाला फर्स्ट राज्य यानी प्रथम राज्य कौन सा है? था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। और इसी के लिए 1980 में जयपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जयपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। सम्मेलन कब? 1980 में। अब अगला पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। और इसे घोषित कब किया गया? इसे घोषित किया गया 1948 में, घोषित किया गया 1948 में। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 5। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। और राजस्थान में बास्केटबॉल अकादमी है, बास्केटबॉल अकादमी। ये कहाँ पे है? ये है जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, जिसे घोषित कब किया गया? 1948 में। और इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब बात करते हैं राज्य नृत्य की, राज्य नृत्य की। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। घूमर की उत्पत्ति है, उत्पत्ति वो कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है मध्य एशिया, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से, भ्रंग नृत्य, नृत्य या फिर मृग नृत्य, मृग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसके उपनाम देख लेते हैं कि इसके उपनाम में क्या क्या है। उपनाम, इसके उपनाम है राज्य की आत्मा। घूमर के उपनाम है राज्य की आत्मा। और राजस्थान लोक नृत्यों का शिरोमोर,
राजस्थान लोक नृत्यों का सिरोमोर, लोक नृत्यों का सिरोमोर, सिर मोर। और रजवाड़ी सामंती लोक नृत्य भी इसे ही बोलते हैं। अब देखते हैं कि घूमर के 3 रूप हैं। घूमर के 3 रूप हैं। 3 रूप का मतलब क्या हुआ कि इसके 3 रूप, एक तो है झुमरिया। क्या है? झुमरिया। झुमरिया किसे कहते हैं? जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। बालिकाओं के द्वारा जो घूमर का नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं झुमरिया नृत्य। दूसरा होता है लूर। दूसरा होता है लूर। पहला झुमरिया, झुमरिया। दूसरा लूर। लूर होता है वो ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और तीसरा होता है घूमर। तीसरा घूमर, जो सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं घूमर। तो घूमर के भी 3 रूप होते हैं। पहला झुमरिया, ये झुमरिया है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, तो ये है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और लूर है वो ग्रास्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और घूमर है वो सभी महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है वो घूमर है। अब आगे और देखते हैं राज्य गीत। अब देखते हैं तो हमारे राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये है केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश, केसरिया बालम। और इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? हमारे राज्य गीत को सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने। कहाँ के? उदयपुर की मांगी बाई ने, मांगी बाई ने। और राज्य गीत को सबसे पहले मांड गायकी में किसने गाया था? मांड गायकी में, मांड राग में सर्वप्रथम गाया था अल्लाह जिलाई बाई ने। अल्लाह जिलाई बाई ने, जिलाई बाई ने। और ये कहाँ के हैं? ये हैं बीकानेर के, बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के। और इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला क्यों बोलते हैं मरु कोकिला? क्योंकि इन्होंने हमारे राज्य गीत को मरु कोकिला बोलते हैं। और राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है वो किसने दिलवाई थी? अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई थी। तो इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला। आगे देखते हैं राज्य, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। और राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र ये है अलगोजा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, अलगोजा। और राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये है कथक। शास्त्रीय नृत्य है कथक। और कथक है ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। और कथक का अगर भारत में प्रमुख घराना पूछ ले, भारत में प्रमुख घराना पूछ ले तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। और राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कथक का प्रमुख घराना वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। अगर कथक के जन्मदाता पूछ ले, कथक के जन्मदाता, तो वो कौन है? जन्मदाता है भानुजी महाराज। जन्मदाता भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। अब अगला देखते हैं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मार्च को, 30 मार्च को। और राजस्थान की राजभाषा, राज्य की राजभाषा ये है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। तो हमने राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए हैं कि राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प और राज्य दिवस, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इस क्लास से हमारा 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही हो गया है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट से हमें जो मोटिवेशन मिलता है इसके लिए हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कमेंट कीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि आपको हमारा दिया हुआ मैटर है वो कैसा लगता है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं। और साथ में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।